नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद DK सिंह। राजनीति से जुड़े कई सारे सवाल आपने हमें भेजे हैं और पूरी कोशिश करेंगे सभी का जवाब इस एपिसोड में दिया जाए। तो शुरू करते हैं संकल्प के इस प्रश्न के साथ। वो जानना चाहते हैं, राहुल गांधी ने आखिरकार वोट चोरी पर अपने सबूत पेश किए। यह प्रस्तुति केवल अनुमान लगाती है और चुनाव आयोग से अधिक जानकारी की मांग करती है। उनका ये पूछना है, विडंबना वो कहते हैं कि मतदाता डुप्लीकेशन का आरोप वास्तव में उसे SIR के पक्ष में जाता है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। असल में हो क्या रहा है? और इसी के साथ जुड़े दो और हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे। मैं एक बार पूछ लेती हूँ। अनुभव जानना चाहते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था या उसका महत्व क्या है। दूसरा, भारत दैट इज इंडिया नाम से एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछते हैं, राहुल गांधी ने एक मतदाता सूची दिखाई जिसमें कुछ भी रैंडम नाम और पते भरे हुए थे। क्या ये सभी नाम पिछले 6-7 सालों में जोड़े गए हैं? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, तो 3 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा टाइम इस पर लूँगा, प्लीज़ बेयर विद मी। अब शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे 2 महीने पहले से हम लोग को कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ये एटम बॉम्ब का नाम तो राहुल ही ने दिया। उससे पहले काफ़ी कांग्रेस में था कि हम इस पर बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है। उस समय हम लोग कहा गया कि जो हमें उस समय पता चला था कि ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर में, जो बेंगलोर सेंट्रल फाइनली आया, जिसमें कि केवल सारे हम असेंबली सेगमेंट्स में जीत गए थे, केवल एक में हम हार गए थे। वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है। खैर वैसा नहीं था सच्चाई, मतलब ऐसा नहीं कि सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जीत रहे थे वो, मतलब असेंबली सेगमेंट्स में। खैर एनीवे, तो उसको हम उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। कैसे चलिए, अब सब जगह से लीड पे हैं, एक असेंबली सेगमेंट में आप इतने पीछे चले गए कि हार गए। बिकॉज आपको पुराना याद हो 2024 वाला भी इलेक्शन, उसमें महाराष्ट्र में धुले में बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुआ था। वहाँ भी जैसे 6 असेंबली सेगमेंट्स थे, 6 में 5 में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी लीड थी करीब 1,90,000, 1,90,000 से वो आगे चल रहे थे 6 में से 5 असेंबली सेगमेंट्स में। छठे में 6th में वो अचानक ट्रेल कर गए 1,94,000 वोट से। मतलब सोचिए आप, 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उस लोकसभा में, 5 को मिला के बीजेपी कैंडिडेट लीड कर रहे हैं 1.90 लाख वोट से, और छठे में वो ट्रेल कर गए 1.94 लाख वोट से। वो छठा असेंबली सेगमेंट जो था वो था मालेगांव सेंट्रल। वहाँ करीब 80% मुस्लिम्स हैं। ऑब्वियसली उन्होंने सब ने जाके कांग्रेस कैंडिडेट को दिया फाइनली। और बीजेपी के कैंडिडेट को मालेगांव सेंट्रल में कितना मिला? जस्ट अबाउट 4,500 वोट्स, और कांग्रेस वाले को 1,94,000 वोट्स। तो फाइनली बीजेपी उसमें करीब 3,500 वोट से हार गई। तो ऐसा नहीं था, हमें भी लगा कि चलो ठीक है बेंगलोर सेंट्रल की बात है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा से बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि ऐसा होता है कभी कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको इतनी बड़ी लीड मिल जाती है। ये जो कह रहे हैं महादेवपुरा वाला कि जिसमें कि सारा लीड जो है सो महादेवपुरा के कारण बीजेपी जीत गई, केवल एक असेंबली सेगमेंट के कारण। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो, जो कि हमने आज हमारे कॉलीग हैं बेंगलोर में, शरण पुवन्ना, उनके आप स्टोरी पढ़ेंगे, उनको भी जैसे हमने भेजा, वो जैसे कह रहे हैं कि 80 वोटर्स केवल एक एड्रेस से है। अब 80 वोटर्स का एक ही एड्रेस, वो भी एक रूम। तो आज जैसे हमारे कॉलीग गए थे, देखने गए थे उस रूम को, 10x10 का एक रूम है, उसमें एक स्विगी के एक वेंडर है, मतलब वो रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं 80 वोटर्स हमारे मतलब हमारे एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। अब एक रूम में 80 वोटर्स सब समझ सकते हैं। तो सही निकला, आज एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के लोग गए भी थे उस एड्रेस को चेक करने के लिए। वही था। फिर शरण ने जब बात की इन लोगों से, इलेक्शन कमीशन के वालों से, उनके लोगों से, तो उनका कहना था कि देखिए 80 वोटर्स हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि 80 में से सबने मेजोरिटी ने वोट दिया ही हो। लेकिन वो बात नहीं है वोट दिया या नहीं दिया कैसे होगा। पॉइंट है एक एड्रेस पे जहाँ पे कोई भी नहीं रहते, उनमें आपका 80 वोटर्स का नाम है। एक दूसरे रूम की बात है जहाँ के 46 वोटर्स उसी एड्रेस से हैं। हमने फिर वहाँ का वोटर लिस्ट का काफ़ी कुछ देखा है, डिस्क्रिपेंसीज काफ़ी हैं उसमें। तो ये जो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि ये हुआ है, अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो वो करीब 1 लाख वोटर्स जो है सो मतलब गलत थे उसमें, और उनको मैनिपुलेट किया गया और इसलिए हम हार गए। अब उस नंबर को तो हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने 1-2 दिन में जाकर फील्ड में जो जाके हमने देखा है,
वो टैली कर रहा है कांग्रेस से। तो बात है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें एक इन्वेस्टिगेट कराएं, क्योंकि सीरियस है। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपका वोटर लिस्ट सैक्रोसैंक्ट होता है, मतलब उसकी इंटेग्रिटी जो है वोटर लिस्ट की बहुत जरूरी है। अगर वोटर के दिमाग में आ जाए, केवल उसी बेंगलुरु सेंट्रल की बात नहीं है, पूरे देश के वोटर के दिमाग में होगा कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो ट्रांसपेरेंसी इसमें जरूरी है। इसमें इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के देखिए वो जो स्टैंड जो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रूल 23B आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल होता है 1960 का, उसके अंदर राहुल गांधी ओथ लें और उस पर कंप्लेन करें कि ओथ लेने के बाद। अब वो इसके बाद हमने बात की, PDT आचार्य हैं, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। अब वो जो कह रहे हैं कि रूल गलत ये साइट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग, क्योंकि वो रूल जो है 23B रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स लिस्ट, वो क्या होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट जो रोल निकालती है, उसके बाद आपको मौका मिलता है, किसी को ऑब्जेक्शन है, आपका नाम छूट गया या आपको किसी के नाम उसमें आने पे आपको आपत्ति है, तो आप जैसे अगर आपको ड्राफ्ट रोल में आपको दिखा कि उस नाम का व्यक्ति जो है गलत है, अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं, तब आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपको बोल सकता है कि नहीं, आप ओथ पे बोलिए आप और एफिडेविट दीजिए कि गलत है। लेकिन एक बार जब फाइनल रोल आ गया, इलेक्शन हो गया, उसके बाद वो रूल काम नहीं करता, वो PDT आचार्य कह रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जो रूल जिसके अंदर ये कहने कि राहुल गांधी को एफिडेविट ये ओथ लेना चाहिए, वो गलत है, मतलब वो गलत रूल कोट कर रहा है, जो कि PDT आचार्य हम लोग कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि चलिए हम रूल्स में नहीं घुसते, क्या कांग्रेस ने कहा गलत है, सही है, लेकिन अभी तक जो निकल के आ रहा है कि उसमें है कि हुआ है इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन। हाँ, ये कहना कि बीजेपी ने करवाया है या किसने करवाया है या इलेक्शन कमीशन, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ये आरोप है, इसका तो खैर कौन जानता है कि जो मैनिपुलेटेड वोटर्स है उन किसको दिया। लेकिन पॉइंट है कि उसमें वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाएं। अच्छा ठीक है, बिहार की SIR की बात की इन्होंने, ठीक है, बिहार में SIR में अपोजिशन पार्टी का जो भी कहना हो कि एक कंस्पिरेसी है कुछ लोगों को हटाने की, आज जैसे अमित शाह आज बिहार में बोल रहे थे कि ये जो है हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं तो अब अपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है। बट पॉइंट केवल घुसपैठी ही वहाँ नहीं थे। अब आपने देखा जो 65 लाख वोटर्स जो निकले हैं अभी तक, उसमें 35 लाख तो मतलब बिहार के लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं। तो एनीवे, तो SIR में वो मेन ऑब्जेक्शन की बात नहीं, SIR होना चाहिए। सारा ऑब्जेक्शन है वहाँ पे SIR में कि आप इतनी ठीक चुनाव के पास में आके कर रहे हैं, चुनाव के 3 महीने बचे, अब आप शुरू कर रहे हैं, जो लोग छुटेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि जो माइग्रेंट से बाहर से आके आपको जो है सो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम डालने आएंगे, वो जो छूट गए वो, अब आप क्या एक्सपेक्ट करें अगले 2 महीने वो फिर से वापस आए ऑब्जेक्शन दे केवल अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए? वो होता नहीं। इसी करके परमानेंटली वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं वो। अब उसका जो ऑब्जेक्शन आएगा अगले 1-2 महीने में नहीं आएगा, कुछ लोग आएंगे, कोर्ट में जाएगा, मतलब बहुत सारा मेसी हो गया है सारा प्रोसेस, क्योंकि आपने इतना नज़दीक किया है। अब यही जैसे अब आगे अगले असेंबली जो होने वाले हैं बाकी स्टेट्स में, आपको तमिलनाडु हो, केरला हो, असम हो, मतलब 5 से करीब स्टेट्स जाएंगे अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर। उसके पहले आप है कि आप एक्सरसाइज को अभी से शुरू कर लें। तो SIR में कोई प्रॉब्लम नहीं है, SIR की टाइमिंग कहते हैं कि इतना जल्दी एकदम इलेक्शन के पास आके क्यों कर रहे थे। अब आए आप बेंगलुरु वाले मुद्दे पे कि ठीक है, महादेवपुरा, जहाँ महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है कि सारा कांग्रेस कह रही कि वहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो क्या प्रॉब्लम है? आप एक इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आप जब सबका एक साथ करेंगे, आप महादेवपुरा में एक SIR करवा लें, देखिए कि कांग्रेस का आरोप सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है। और वो आपको नाम के साथ वो लिस्ट जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें सारा वो एड्रेस बता रहे हैं कि ये एड्रेस लिखा हुआ है, वो एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये ऐसी डिसमिस करने वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें आरोप राहुल गांधी गलत हो सकता है कि इस पार्टी ने करवाया, उस पार्टी ने करवाया, इसलिए हम हारे, लेकिन इलेक्टोरल रोल में प्रॉब्लम है, वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है वहाँ पे, और इसी को उसकी जांच करवानी चाहिए। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार को
अपना सोशल मीडिया टीम एक तरह से पूरी बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से वो पार्टी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं बार बार सोशल मीडिया पर बने नैरेटिव को अमित मालवीय और उनकी टीम रोक नहीं पाती। वो हाल के वर्षों में कई बार असफल रहे और इससे प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्तर पर जवाब देना पड़ता है। इतनी बड़ी और संसाधनों से भरपूर वो कहते हैं पार्टी को सोशल मीडिया नैरेटिव को बेहतर तरीके से मुकाबला करना देखिए, चाहिए। सोशल मीडिया टीम पर तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या कर रहे हैं, क्या सही और क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा परसेप्शन है, ऐसा कोई हमारा स्टडी तो होता नहीं कि इस सोशल मीडिया नैरेटिव में इनका बेटर है, हमारा इन दूसरी पार्टी का कम है। इसको जज करना बहुत मुश्किल है। बट बात दूसरी आती है उसमें कि जब 11 साल तक आप सरकार चला चुके होते हैं, तो उसके बाद आप नैरेटिव क्या क्रिएट करते हो मैटर नहीं करता है। जैसे आपने कह दिया कि हमने इतने करोड़ जॉब्स दे दिए, लेकिन 11 साल के बाद जो यूथ है, जो गांव में बैठा हुआ है, शहरों में है, उसके सामने है कि हमें क्या मिला। मिला तो सही है, नहीं मिला नहीं मिला। वो नैरेटिव से नहीं चलता। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो भी पार्टी जो भी क्लेम कर ले, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पे लोगों को पता होता है क्या हुआ। तो नैरेटिव बनाने से नहीं चलता। सोशल मीडिया में नैरेटिव चल गया तो उससे पार्टी का फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा। पार्टी ने जो भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, मतलब रूलिंग पार्टी खास करके, वो फाइनली मैटर करना शुरू होगा। तो ये नैरेटिव उतना रेलिवेंट मेरे ख्याल से अभी नहीं है। हमारे एक और व्यूअर हैं, आई एम स्पाइसी जलेबी, वो कहते हैं कि इस देश का एक ईमानदार करदाता होने के नाते कुछ चीज़ें उनके दिल को उतनी खुशी देती हैं जितनी हमारे ईमानदार और मेहनती नेताओं को उनके योग्य सुख सुविधाएं मिलते देखना। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि विधानसभा दिल्ली के हर सदस्य को आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया गया है, ऐसी खबर आई है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये उच्च उपयोग हो रहा है, जबकि कुछ लोग शीश महल वाले मामले के बाद इस पर पाखंड का आरोप लगाएंगे। मुझे तो ये बेहतर प्रशासन में निवेश लगता है। आपकी क्या राय है? देखिए, वो जितना कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सुखी होना चाहिए, वो मतलब सवाल उन्होंने जहाँ से शुरू किया वो घूमते घूमते जो है कुछ और इंडिकेट कर रहा है। एनीवे, तो इसका जहाँ तक है, देखिए आप तो दिल्ली गवर्नमेंट को इतना क्लोजली फॉलो कर रही है। अब आईफोन 16 प्रो देना ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोई इतना महंगा देने की क्या जरूरत है। खैर, कोई भी पॉलिटिशियन हो उसके पास अपना फ़ोन आता है कि आप टैक्स पेयर्स की मनी से इतना महंगा फ़ोन हर एक को क्यों दे रहे हो। आपका वो क्वेश्चन ठीक है, उस पर मेरी अलग राय हो सकती है, आपकी अलग राय हो सकती है कि यही फ़ोन देना था या सस्ता देना था या फ़ोन देने की ज़रूरत थी या नहीं थी, वो दूसरी बात है। लेकिन लार्जर क्वेश्चन जो इसमें देखिए कि एमएलएज को क्या फैसिलिटीज़ देने चाहिए। अब हम वोटर्स या जनता का है, हमारी एक हिपोक्रेसी है कि हमें तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो वो जो है सो झोला लटकाए और साइकिल पे चलते हुए नजर आने चाहिए। अब एमएलए का, आप राजनीति में किसी को भी, अब एमएलए बनना कितना मुश्किल है, एमपी बनना कितना मुश्किल है। एमएलए बनने के लिए आप सालों साल काम करते रहते हैं। हो सकता है टिकट कभी आपको लाइफ में मिले ही नहीं, या आपको टिकट मिले तो आप जीते ही नहीं, और उसके अलावा राजनीति आपको पैसे नहीं देते। और फिर क्या मिलता है, उन्होंने दिल्ली की बात की। दिल्ली में एमएलए का सैलरी जो 2023 में बढ़ा था, उसमें भी बड़े बड़े अखबारों में छपा था कि 67% सैलरी बढ़ गए एमएलएज के। फाइनल सैलरी कितना हुआ? 90,000 पर मंथ। 90,000 में वो भी मेरे ख्याल से 15,000 शायद, हाँ 15,000 शायद उसका सेक्रेटेरियल उसमें है कि आप जो ऑफिस रखेंगे, ऑफिस के स्टाफ रखेंगे, उसमें 15,000 उसमें वो भी गए आपके। कन्वेंस है मेरे ख्याल से 10 या 15,000, उसमें कन्वेंस वाला भी है, फ़ोन का उसका कुछ है, टोटल 90,000। और आप अगर एक बार एमएलए रह के उसके बाद आप जब दूसरी बार नहीं जीते तो आपको पेंशन कितना मिलेगा? मतलब पूरा लाइफ टाइम आपने काम किया जैसे एमएलए बनने के लिए, जो बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब एटलीस्ट 20-25 साल तो लोगों को लग ही जाते हैं, अनलेस वो डायनेस्टी से आए, उतना लग ही जाते हैं उनको टिकट मिलने के लिए, जीतने के लिए। आप रेखा गुप्ता का एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, डीयूएसयू से लेके काउंसिल, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके कहाँ तक आए हैं वो। अब इसके बाद आप कहते हैं कि उनको टोटल सैलरी 90,000 मिल रही है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई। अरे इतना बढ़ा दिया, 90,000 कर दिया, जबकि सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। और थोड़ा फाइन प्रिंट में देखेंगे इनके सैलरीज को, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, 2 रख सकते हैं वो। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे लोग आते रहेंगे काम करवाने के लिए, इसका कंप्लेंट ये वो सारे जो करते हैं, उसके लिए आप दे रहे हैं उनको 15,000 पर हेड। 2 तक रख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर 15,000 में। कौन 15,000 में सुबह से शाम तक आपके लिए काम करते हैं दिल्ली में? वो मतलब
कहते हैं ना कि खाएगा क्या और नहाएगा क्या, और मतलब वो घर तक नहीं ले सकता उसमें। तो ये जो हमारा जो एक अप्रोच है ना कि हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गरीब ही रहे, दे ही नहीं। अरे वो रिटायरमेंट के बाद उसको सोचे, अगर रिटायरमेंट के बाद कितना मिलता है इनको, 15,000 का महीना मिलता है। अगर एक बार एमएलए रहे हैं और आप अगली बार नहीं जीते, आपका पेंशन होगा 15,000। और अगर आप नहीं रहे, आपके जो डिपेंडेंट होंगे, सोचिए उनको उसका आधा मिलेगा, 7,500। ये पर मंथ का आपका पेंशन हुआ। अच्छा, अगर आप एक बार से दूसरी बार जीत गए तो क्या होता है कि 1,000 पर ईयर करके ऐड होता है। तो अगर आप 2 बार एमएलए रहे हैं तो आपका पेंशन होगा 15 से 20,000। 3 बार हुए तो 20 से 25,000। नाउ इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एकदम ऑनेस्ट रहें, सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम घूम के काम भी करते रहें, 24/7 भी रहें, और हमारा सारा काम करते रहें। बाद में उनके साथ होता है क्या होता है मतलब नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस एज जनता जो है ना बहुत ज़्यादा है, और उनको हम एकदम महात्मा जब तक वो नहीं हो जाए तब तक हम खुश नहीं रहते। बट फ्रीबीज चाहिए। वो भी चाहिए। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर हम इसको देखना चाहिए कि एमएलएज को, एमपीज को आप इतनी तो आप सैलरी दें कि एक तो फंक्शन ठीक से कर पाए। अब 90,000 के महीने में वो अपना ऑफिस भी चलाएंगे, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम घूम के आपको जो है देखते भी रहे, आपके यहाँ कोई फंक्शन है वहाँ भी आना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ भी आना है, सब वो उसी में करते रहे वो। और 5 साल के बाद अगर रोड पे आ गए तो फिर उसके बाद वो 15,000 का जैसे पेंशन लेके घूमते रहे। ऐसे नहीं होता, हम लोग को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। आईफोन में, अब इन्होंने आईफोन से बात की, ठीक है, आईफोन 16 नहीं देके क्या देना चाहिए पता नहीं है, आप क्या चाहेंगे कि इतना महंगा दे या नहीं दे, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना जो हमारा जो जिसको हम चाहते हैं हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कैसे हों, हमें थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। आप वेस्ट में जाके देख लीजिए, मतलब मिलियंस में मिलता है उनको सैलरी। अरे उनको एटलीस्ट, ठीक है, ये हो सकता है कि आपके मन में राय हो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ईमानदार नहीं होता, तो या तो ये मान के चले कि ईमानदार नहीं होते, कमा लेंगे खुद से हो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईमानदार हो, तो वो ईमानदार होंगे इस सैलरी पे कोई या तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह सकता या ईमानदार नहीं रह सकता। मुझे याद है काफ़ी सालों पहले 90s की शायद बात है, एक बार वेस्ट बंगाल में एक सीपीएम के शायद एक एमएलए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया असेंबली से और जाके एक कंपनी में काम करने लगे, बिकॉज उनके वो अपने भाई को पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो लिखा कि अब हमें पैसे की ज़रूरत है, मतलब भाई को लेके फैमिली चलानी है, भाई ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, मुझे पैसे चाहिए, और इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन ये रेयर होता है, तो थोड़ा सा हमको इसको देखने के लिए थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। इन्हीं का दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक, वो कहते हैं, रहस्यमयी बयान में कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने व्यक्तिगत कीमत से एक तरह से वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब उनके मन में क्या कहना तो मुश्किल है कि हम जो ऐसे देख सकते हैं, मतलब अगर इंटरप्रेट करने की बात है तो पर्सनल जो कहते हैं कीमत जो चुका है वो क्या है उनका। एक पहला तो है कि अगर आपने, जैसे यूएस अभी कह रही है कि अब एग्रीकल्चर में हो, डेयरी में हो, तो जब तक अब मार्केट हमको एक्सेस नहीं दोगे तब तक हम डील नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि उनके साथ हम कुछ नहीं होने देंगे। इससे पर्सनल क्या होगा? देखिए, सबों को पता है इनकी डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी दोस्ती रही है, पर्सनल लैपो बहुत बढ़िया रहा है इनके इतने सालों से। वो नुकसान होगा क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को जानते हुए कि जब तक आप ये मार्केट एक्सेस नहीं दोगे हम नहीं करेंगे, जो अब तक का स्टैंड रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किसानों को और इनको जो अपने डेयरी सेक्टर में है उन लोगों को डिफेंड करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं आने देंगे, चाहे व्यक्तिगत कीमत, मतलब इनकी दोस्ती जहाँ भी खत्म हो, दोस्ती पर असर पड़ेगी। हो सके डोनाल्ड ट्रंप जो डेली कर रहे हैं, ट्रोल ही कर रहे हैं डेली इंडिया को, तो एक तो वो एक इमेज होगा। दूसरा है कि एक पर्सनल उनका कीमत से अब देखेंगे ये भी कि इनका जो एक इमेज है, देखिए जनता में हमेशा इनके बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट प्रधानमंत्री का रहा है कि ये विदेश में इनकी छवि काफ़ी अच्छी है। सब बड़े बड़े जितने नेता हैं, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब इनके दोस्त हैं। लेकिन अब ये टफ स्टैंड लेना शुरू करेंगे इंडियन इंटरेस्ट में, तो फिर वो दोस्त लग नहीं रहे कि रहेंगे, तो फिर वो भी इमेज पे जो है सो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, प्रधानमंत्री के मन में कुछ और हो जब वो बोल रहे हो, लेकिन यही मेरे ख्याल से वो यही सजेस्ट कर रहा है।
रूफ 007 वो ये जानना चाहते हैं महुआ मोइत्रा और कल्याण बैनर्जी के बीच हुआ क्या। ममता दीदी ने एक तरह से कल्याण बैनर्जी की जगह महुआ का पक्ष क्यों लिया, वो बोलते हैं। महुआ का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कल्याण बैनर्जी जाके इस्तीफा दे दें चीफ व्हिप से, उन्होंने नहीं कहते, एक्सेप्ट किया। लेकिन हुआ क्या है, देखिए महुआ मोइत्रा एंड कल्याण बैनर्जी दोनों बड़ी स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं। बोलने में मतलब एक आप इस तक कह सकते हैं कि अपना कि मेरा डोमिनेशन चले, और काफ़ी आर्टिकुलेट हैं। उनके साथ शुरू हुआ था 3-4 महीने पहले, आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट देने गए थे इसको लेके, वोटर्स वाले इशू को लेके, तो उसमें मेमोरेंडम में महुआ मोइत्रा का नाम नहीं था। तो दोनों में वहीं पे छिड़ गई, और जो कल्याण बैनर्जी कहते हैं कि मुझे अरेस्ट करवाने की धमकी दी, और वहाँ से कई कंट्रोवर्सी चलते ही रहे हैं। तो कल्याण बैनर्जी का भी बन नहीं रहा था अपने पार्टी कॉलीग से। आप चीफ व्हिप हों और आपके अपने पार्टी कॉलीग से नहीं बन रहे। आपने देखा होगा व्हाट्सएप चैट जो लीक हुआ था, अब ये सौगता रॉय से इनका लड़ाई हो चुका, इनका कीर्ति आज़ाद से हो गया। कीर्ति आज़ाद से अगर आपको याद हो, अब कीर्ति आज़ाद चाह रहे थे एक संदेश का जो है पार्लियामेंट के अंदर में एक प्राइवेट एक शॉप खुले। अब कल्याण बैनर्जी ने कहा नहीं, प्राइवेट क्यों, मतलब एक हमारे स्टेट का एक इस तरह का शॉप है वो संदेश के लिए, वो खुलना चाहिए। इस छोटी सी बात पर लड़ाई होती है तो और आगे बढ़ गई। महुआ मोइत्रा से इनका लगातार चल रहा था। अब ये कह रहे हैं लेटेस्ट जो है उसमें कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा मुझे कह रही है कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, मिसोजिनिस्ट है, ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पब्लिकली उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। आप अपनी ही पार्टी के लिए और अपने एमपी के खिलाफ आप इस तरह पब्लिकली पोस्ट कर देंगे तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है किसी भी पार्टी के लीडरशिप के लिए। उसमें फिर ममता बनर्जी का कहाँ पे हाथ बंद गया कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली, क्योंकि ममता बनर्जी ने क्वेश्चन कर दिया था कि हमारा पार्टी का कोऑर्डिनेशन ठीक से पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है। तो कल्याण बैनर्जी ने, उनका कहना है कि अरे उनको लगा हम पे आरोप लग रहा है, हम कोऑर्डिनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने पब्लिक कह दिया कि अच्छा उनको यही लगता है तो हम छोड़ ही दें। अब फिर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया कि काकुली घोष कितनी बार आती है पार्लियामेंट में, वो कितनी बार आता है, हमारे 29 मेंबर हैं उसमें से 11 भी नहीं आते, मतलब 11 आते हैं पार्लियामेंट करने के लिए, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। बेसिकली एक तरह से ममता बनर्जी को क्वेश्चन ही कर दिया कि आप कोऑर्डिनेशन की कैसी क्या बात कर रही हो। तो उसके बाद फिर ममता बनर्जी नेचुरली जो रिजल्ट हुआ है एक्सपेक्टेड ही है। आदित्य जानना चाहते हैं आपके अनुसार इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए किसे नामित कर सकती है? क्या वे आरएसएस पृष्ठभूमि से या भाजपा के ही कोई उम्मीदवार को चुनेंगे या बिहार से किसी को, ताकि आगामी चुनाव में वह मतदाताओं को एक तरह से सकारात्मक संदेश दे सके? देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बार और मैं बोल देता हूँ कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट की बात होती है, किसको नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बीजेपी में, तो हमें या किसी और को नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। जब वो कर देंगे नॉमिनेट, फिर हम लोग आपको बता सकते हैं कि क्या क्या उसके पीछे मंशा थी, लेकिन जब तक नहीं करें हम नहीं बोल पाएंगे। सूरज जानना चाहते हैं जगदीप धनखड़ का भविष्य क्या है? वो अचानक इतने चुप क्यों हो गए हैं? संसद सत्र के बीच में इस तरह से निकाल दिया जाना निश्चित ही उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा, फिर वो बोल क्यों नहीं रहे? अब ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मैंने भी काफ़ी बार रीच आउट करने की कोशिश की है, लेकिन वो बाबा मैसेज आता है अच्छा बात हो गई, मतलब बीमार चल रहे हैं, तो चुप क्यों है? जब तक वो बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा चुप क्यों है। बट ये शॉकर तो है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक इस तरह से उनको बोला जाए कि रिजाइन करो और जाओ, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो सरकार की तरफ के लिए इतनी बैटिंग कर रहे थे इतने सालों से, और अचानक आपको कह दिया गया कि आप हो गया आपका काम, निकलो, क्योंकि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो शॉकर तो है ही ना। अपोजिशन के लिए वो पहले से अपोजिशन उनको विलेन बना के रखा हुआ था, उनको तो अपोजिशन उनको हटाने के लिए जो है सो कोशिश कर रही थी राज्यसभा में। अब रूलिंग साइड ये अपोजिशन का था कि बहुत पार्टीजान है, एकदम पार्टी की बीजेपी की तरफ उसके लिए हमेशा करते रहते हैं काम। अब उसी पार्टी ने इनको निकाल दिया, मतलब उनको हटवा दिया उस पोस्ट से। तो इस शौक से मेरे ख्याल से वो शौक ही होगा जो उससे उबर नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन जब तक वो बोलेंगे नहीं, हमें बोले या किसी दूसरे मीडिया चैनल को बोले या फिर ट्वीट करे, जब तक वो निकल के नहीं आते कहना मुश्किल है कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रोहन गोयल जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आपको लगता है कि एसआईआर पूरे भारत में अल्पसंख्यक वोटों को काटने का टारगेट कर रही है? क्या बिहार में अल्पसंख्यकों के वोट के बड़े पैमाने पर बहिष्कार से जुड़ी कोई खबर आपके पास है या कोई ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए नहीं, हमारे पास कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, और अपोजिशन का ये कई अपोजिशन लीडर से एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन ये
मुश्किल है। देखिए एलिगेशन ठीक है, आप एलिगेशन लगा सकते हैं, बट आपको पता है कि अब जितना भी आपने हटाया नाम, सारा हर एक पार्टी को दिया जाता है, हर एक पार्टी ग्राउंड तक चेक करेगी। तो आरोप ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक कहीं नहीं है। अभी तक कई दिन हो गए ड्राफ्ट इन्होंने रोल इनका निकला हुआ एसआईआर के बाद भी किसी पार्टी से अब तक इस तरह का आया नहीं। हो सकता है ग्राउंड में वो बाद में कुछ है, ग्राउंड में वो काम कर रहे हो अभी भी, बट पॉइंट इज कि इस प्रोसेस में ये कहना है कि जबरदस्ती हटा दिया गया है, बिकॉज हर एक पार्टी ग्राउंड पे एक्टिव है और अब तो लिस्ट सामने है। उनके सामने है। तो अगर जबरदस्ती कुछ हुआ होगा तो फिर पार्टी आएगी आपके पास में आएगी। तो एटलीस्ट अभी तक तो ना ऐसा कोई फील्ड से, मतलब एटलीस्ट बिहार में तो अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं है। अभी तक टोटल एक एलिगेशन लग रहा है, और वैसे भी एसआईआर पहली बार तो हो नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग वाले पे प्रॉब्लम था, लेकिन इसके बाद टाइमिंग के अलावा अगर गलत हुआ है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन देखिए जब इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं, जो कि प्रोसेस भी ओपन होता है, बिकॉज आपका जो ड्राफ्ट जो आएगा फाइनल रोल के पहले आप हर एक पार्टी को देते हैं, इस बार भी दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें तुरंत निकल के आ जाएंगी अगर ऐसा होगा तो। अब तक नहीं आया है वैसा कुछ। हमारे एक व्यूअर है हैनिबल, वो जानना चाहते हैं क्या राहुल गांधी का इस पूरे कूटनीतिक संकट के बारे में, जो डेड इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बोला है, क्या उनका रवैया बहुत असंवेदनशील है? और क्या एक तरह से उन्होंने भारत को जो डेड इकोनॉमी कहा है, वो कहते हैं कि उनसे उनके जो सबसे वफादार एक तरह से जो समर्थक होंगे उनको छोड़कर शायद ही कोई सहमत होगा? देखिए ये तो ओपिनियन की बात होगी, इसमें मैं अपना ओपिनियन इन चीज़ों में नहीं दूंगा, मतलब कि राहुल गांधी सही है गलत है। फैक्चुअल बात यह है, अगर उसको एक एनालाइज करें उनका, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा से ये एक रहा है कि वो ये जो एक विश्व गुरु का एक इमेज जो बीजेपी ने भी काफ़ी बनाई, मतलब हर एक इलेक्शन में देखते हैं कि वो मोदी जी पूरे विदेशों में इनका ये है वो है। अब ट्रंप का जैसे फिर एक बार ट्रंप सरकार जाके वहाँ पे जाके देख रहे, यहाँ पे कितना पब्लिसाइज किया, हाउडी मोदी करके यहाँ पे इवेंट हुआ था। इनकी दोस्ती बड़े बड़े नेताओं से, मतलब विश्व के नेताओं के साथ कैसी है, तो वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहा है, एक प्रधानमंत्री का इमेज बूस्ट करने के लिए कि हमारे आपके इतने बड़े नेता हैं। अभी राहुल गांधी को एक मौका मिला है कि अब वो कहने का कि अब क्या हो गया, आपके दोस्त हैं, तो उस इमेज पे अटैक करने का कि आपका ग्लोबल स्टैचर वो नहीं है, और आपको जो दोस्ती जो दिखा रहे थे ये लोग, वो दोस्त आपके उस तरह के हैं नहीं हैं, तो आप दिखाओ आप क्या कर रहे हो। तो एक पॉलिटिकल मूव है। हाँ, तरीका सही है गलत है उस पर नहीं बोलूँगा, मतलब, लेकिन लार्जर जो पॉलिटिकल वो देख रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्लोबल गुरु हैं और मतलब आप साहब के दोस्त हैं तो क्या हुआ हमारा। तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि आप डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अब डेड इकोनॉमी इंडिया है क्या, मतलब एकदम नहीं है, अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक आखिरी प्रश्न अनिल शुक्ला जी का है, वो कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है कि अगर वह सच्चे भारतीय होते तो भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे के आरोपों पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता। अनिल जी बोलते हैं कि राहुल गांधी यह क्यों नहीं समझते कि उनका आचरण उनके खिलाफ है? देखिए पहली बात, जुडिशरी का ये थोड़ा प्रॉब्लम तो आप देख रहे हैं कि रूलिंग में कुछ और कहते हैं, लेकिन वो जो एक मौखिक रूप से वो उसको अबिटर डिक्टा जो कहते हैं कि आप मौके अपना ऑब्जर्वेशन दे दिए, जो कि पूरा हेडलाइन बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती कि कौन ट्रू इंडियन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। ये जुडिशरी का काम नहीं है कहना। और ये जो एक मौखिक जो एक ऑब्जर्वेशन चलता रहता है, ये थोड़ा सा इशू है उसके साथ। लेकिन हाँ, जहाँ तक राहुल गांधी के बयान की बात है, देखिए सच्चाई है कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं तो थोड़ा सा आप अपना पॉइंट अगर स्कोर भी कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत पड़ती है। अब मतलब कुछ भी आपके मन में जो है वैसे ही आप नहीं करते हैं, तो संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है वो, और उसमें सीरियसनेस कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है। तो इनको राहुल गांधी को भी सोचने की ज़रूरत है इस के बारे में कि हम वही मैसेज अगर हमको टारगेट करना है गवर्नमेंट को इस इशू को लेकर, तो हम किस तरह से करें, किन शब्दों में करें। उस इशू पे लोगों में डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं कि वो सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट ये डिसाइड नहीं करे कि ट्रू इंडियन क्या होता है, उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए।
हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह। आप अपने प्रश्न राजनीति से जुड़े ज़रूर हमें भेजिए।